हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि शो दैट द मोमेंटल इलिप्सॉइड एट ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ हेमीस्फीयर के रिम के किसी पॉइंट के ऊपर मोमेंटल इलिप्सॉइड जो होता है वो होता है 2x² + 7 y² + के z² -15/4 xz बराबर कॉन्स्टेंट। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, आपको ये साबित करना है। मान लिया जाए ये आपका जो है सपोज दैट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ओके, और ये आपका हेमीस्फीयर है। सपोज दैट हेमीस्फीयर बना रहा हूँ मैं। ये मान लिया आपका वो हेमीस्फीयर है। ओके, और मान लिया जाए यहाँ से जो है, अगर मैं सेंटर की बात करता हूँ, यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये सपोज दैट दिस इज सी और दिस इज रेडियस ए, यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस ए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट सपोज दैट दिस इज जी इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, इस पॉइंट को सपोज दैट मैंने बी मान लिया। बेटा ये बिल्कुल मिड से है। इस पॉइंट को सपोज दैट मैंने ओ मान लिया। ये मेरा सपोज दैट एक्स एक्सिस हुआ, ये मेरा सपोज दैट वाई एक्सिस हुआ, और ये मेरा कितना हुआ जेड एक्सिस। ओके, इस पॉइंट को मैंने मान लिया है ए। क्लियर है ना? ये मेरे पास क्या है, आपको भी दिख रहा है, हेमीस्फीयर है। ओके, थ्योरी लिखता हूँ, थोड़ी सी थ्योरी है, फिर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। सपोज दैट O be the point of the ring of hemisphere मान लिया जाए हेमीस्फीयर की जो रिम है ना, उसके ऊपर कोई पॉइंट क्या है, ओ है। ओके, और उसकी रेडियस कितनी है भाई, ऑफ रेडियस ए एंड मास एम। ठीक है ना? एम की जगह कैपिटल एम ले लो आप। मेरे पास जो ये जो रिम है उसकी रेडियस मैंने कितनी मान ली है, ए मान ली, और उसका मास मैंने मान लिया ए। क्लियर? नाउ मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। मेरे पास एक्सिस कौन कौन सी हैं? एक्सिस एक तो ओ एक्स है, दूसरे वाली एक्सिस मेरे पास ओ वाई है, तीसरी एक्सिस मेरे पास ओ जेड है। ओके, और ओ ए मेरे पास क्या है, ओ ए इज ए डायमीटर, इज ए डायमीटर। आप भी समझ रहे हो भाई, डायमीटर ही है। यहाँ से यहाँ तक अगर रेडियस है तो टोटल डायमीटर है। ओके, नाउ अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँगा, ध्यान से देखना। नाउ ए बराबर जो है मैंने मान लिया, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिया मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हेमीस्फीयर अबाउट ओ एक्स। ठीक है ना? क्लियर? समझने की कोशिश करना बेटा। ए जो मैंने माना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया हेमीस्फीयर का अबाउट ओ एक्स के रेस्पेक्ट में। ध्यान से सुनना, हेमीस्फीयर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, ए बराबर 1/2 यानी आधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल स्फीयर अबाउट ओ एक्स। भाई बात तो वही है ना,
जो मेरे पास पूरे स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका जो अगर मैं उसका आधा कर दूंगा तो हेमी स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ना। क्लियर है ना? ओके, अब आगे चलते हैं। ए बराबर जो है, ध्यान से सुनना, 1/2 तो है ही ये। हेमी स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा वो होता है 2/5 इंटू ma²। इसका प्रूफ मैं आपको दे चुका था। क्लियर है ना? समझने की कोशिश करना आप। कितना होता है? 2/5 इंटू ma²। तो मैंने वही लिखा 2/5 इंटू एम की जगह डाला मैंने 2m। समझने की कोशिश करना क्या है, 2m इंटू a²। सवाल पैदा होता है कि सर आपने 2m क्यों डाला। मैं पहले ही बोल चुका कि हेमी स्फीयर का मास कितना है, m है ना। तो पूरे स्फीयर का मास कितना होगा, क्या 2m नहीं होगा क्या? सोचो ना यार आप, ठीक है ना। पूरे स्फीयर का मास कितना होगा, वो होगा 2m। ओके, तो जाहिर सी बात है, फिर कह रहा हूँ मैं, हेमी स्फीयर का मास मैंने कितना मान रखा है, m मान रखा है। तो पूरे स्फीयर का मास कितना हो जाएगा, आपको भी पता है 2m हो जाएगा। मैंने इसलिए 2m का यूज़ किया। फार्मूला में प्रूफ दे चुका था, ये होता है। तो इस 2 से तो मेरा ये 2 कैंसिल, कितना निकला बेटा, ये निकल गया 2/5 2/5 ma²। एक्स के रिस्पेक्ट में मोमेंट तो हुआ ये। दूसरे की बात करते हैं, बी। ध्यान से देखना है अब आपको, ग्राफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने कैलकुलेट किया बी बराबर क्या होगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हेमीस्फीयर अबाउट ओ वाई, है ना। अब यहाँ से देखो बेटा, आपके पास अब सिचुएशन जो बन चुकी है, जितनी ग्राफ की ज़रूरत है उतना ही करूँगा मैं। यहाँ से ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, ये सी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। ओके, मैं इसके ऊपर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करूँगा। ध्यान से देखना कैसे, यही केस निकल रहा है ना ओ वाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ से सी, ये जी, बी एम, ये जी है बेटा। ओके, क्लियर है ना। सिर्फ उतना सा पोर्शन निकाला जितनी की मेरे को ग्राफ के अंदर ज़रूरत थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई, इसकी बात कर लेते हैं, कितना होगा। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, बी बराबर, ये मैंने सुपोज किया है कि बी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई है। चलो भाई, कितना होगा भाई, 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वही होल स्फीयर अबाउट किसके, ओ वाई। आगे की तरफ चलते हैं, तो b बराबर कितना निकल गया बेटा, 1/2 तो ये निकला। ओके, इसको मैं लिखूंगा बेटा, ध्यान से सुनना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑफ होल स्फीयर अबाउट ओ वाई प्लस सेंट्रल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ होगा इसके अंदर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ होना है बेटा, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास 2m प्लेस्ड 8C अबाउट ओ वाई। कई क्वेश्चंस के अंदर मैंने इस कंसेप्ट का बहुत बार यूज़ किया है, जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। जब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट दिया हुआ होता है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस प्लेस के ऊपर भी निकालते हो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब बॉडी का दिया हुआ होता है। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। तो b बराबर, इसके अंदर जो यूज़ किया है ना मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पैरेलल एक्सिस
थ्योरम, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस थ्योरम के ऊपर निकलवाए हैं, उसी का डायरेक्ट यूज़ किया है मैंने। बी इज इक्वल टू कितना निकला, 1/2 तो ये हुआ भाई। फार्मूला तो आपको पता ही है कि सर 2/5 होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल स्फीयर का फार्मूला होता है 2/5 ma², लेकिन गुणा मास जो है वो 2 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही मास जो है m मानते हुए चला हूँ, आधे का मास मैंने m मान रखा है, तो टोटल का मास, पूरे स्फीयर का मास 2m हो जाएगा। क्लियर? 1/2 इसलिए है क्योंकि ये आधे का जो है ना, मेरे को हेमी स्फीयर का निकालना है, तो मैं पूरे का जो निकाल रहा हूँ उसका 2 से डिवाइड कर दूंगा। इससे पहले वाले ए के अंदर ये बात मैं आपको बता चुका था। ओके, इनटू दूरी कितनी है मेरे पास, a² प्लस मास मेरे पास कितना है, 2m है ना, ये वाला निकाल रहा हूँ, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ से देखो आप, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपके पास, a है। फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितना होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है m×r², यही है ना। ये देखो आप, यहाँ से दूरी देखो, मैं इसके रिस्पेक्ट में ऐसे निकाल रहा हूँ, यहाँ से दूरी कितनी है, a है। तो मास मेरा कितना है आपको भी पता है, पूरे स्फीयर के लिए मास मेरा 2m है, गुणा दूरी कितनी होगी, a² होगी। देखो ना आप, यहाँ से दूरी देखो ना भाई, ये वाली दूरी a² होगी ना, ये देखो ना आप, ये वाली। क्लियर? तो ये मेरे पास कितना निकल गया बेटा, जब मैं इसको हल करूँगा, b इज इक्वल टू जो मेरे पास निकल करके आएगा बेटा 1/2 तो ये है ही, और ये हो जाएगा 2/5 ma² प्लस ma², और 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन, इस 2 से 2 कैंसिल। क्लियर? 5 और 2 कितना हुआ, b बराबर हुआ ma² भी मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2/5 बराबर मेरे ख्याल से 7/5 निकल रहा है, और ma² आ रहा है, b भी आ चुका। सिमिलरली c निकालूंगा मैं, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OZ, ये जो z एक्सिस है इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ, जो कि मैंने मान लिया सपोज दैट c है। सिमिलर फैशन से निकालते हुए आऊँगा, c कितना हो जाएगा, सो दैट c इज इक्वल टू होगा बेटा, सेम हो जाएगा 7/5 होगा, और ये होगा कितना, ma²। ओके, m×a²। क्लियर? अब सवाल पैदा होता है, सर आप ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, दिस इज द मेन क्वेश्चन। हमारे पास जो होता है ना बेटा, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो फार्मूला होता है ना मोमेंटल इलिप्सॉइड का, हमारे पास मोमेंटल इलिप्सॉइड का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, आपको भी पता है, a² प्लस के by² प्लस के cz² प्लस के माइनस के 2dyz माइनस के 2exz और माइनस के 2fxy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर ये फार्मूला मैं आपको बता चुका था। ओके, अब सवाल पैदा ये होता है कि सर इसके अंदर ए बी सी क्या होते हैं। मैं ए निकाल चुका हूँ, बी निकाल चुका हूँ, सी निकाल चुका हूँ, आपको बता भी रहा हूँ। एक पहले वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। ए बराबर मेरे पास कितना निकला हुआ है, 2/5 ma²। बी बराबर कितना निकला हुआ है आपके पास, बी की वैल्यू निकली हुई है आपके पास 7/5 ma²। सी बराबर निकला हुआ है आपके पास 7/5 ma²। ए एक्स के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बी वाई एक्स के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सी जेड एक्स के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए बराबर होता है mi
अबाउट एक्स एक्सिज, बी बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिज, सी बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिज, डी बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किस किस का होता है भाई? प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाई जेड प्लेन के लिए ई बराबर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है, वाई जेड के बाद क्या आता है मेरे पास? जेड एक्स प्लेन के लिए, और ई के बाद एफ जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई प्लेन के लिए। ये फार्मूले का प्रूफ मैं लास्ट लेक्चर के अंदर आपको दे चुका था। ओके, इसलिए मैंने यहाँ ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली है। अब मैं अगले वाला स्टेप कैलकुलेट करूँगा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना बेटा? चलो, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डी। डी कैलकुलेट करने से पहले ये जो मेरे पास जो है ये फिक्स फार्मूला है बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट है ये वाला, ध्यान से सुन लेना। अब मेरे पास जी क्या है बेटा? नाउ जी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बेटा इसके फिक्स कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर मैं आपको इसका प्रूफ दूं तो कम से कम आधा घंटा प्रूफ देने में लगेगा। तो मेरे पास जो जी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो फिक्स कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा। देखो आप, एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका होता है ए, आपको भी नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है। वाई कोऑर्डिनेट इसका होता है 0, और जेड कोऑर्डिनेट जो इसका होता है ना बेटा वो होता है 3/8 ए। अगर आपने मेरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लेक्चर देखे हों, मैंने हेमी स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला था, वो यही निकल करके आया था। ओके, ये एक फिक्स वैल्यू होती है 3D के अंदर, अर्थात ये फॉर्मूला होता है। दो तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ, एक्स आपको दिख रहा है ए, एक्स एक्सिस के अंदर वाई 0, ये जो जेड होता है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेमी स्फीयर के लिए 3a/8 होता है। ओके, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डी। देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना है अब आपको। ग्राफ मेरा ये रखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ डी बराबर मेरे पास है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ हेमी स्फीयर किस किस के लिए? ओ वाई एंड ओ जेड। ओके, अब देखो बेटा, देखना कितनी है, इस पॉइंट से देखूंगा मैं। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया m इंटू दूरी होती है। अगर आपने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का मेरा लेक्चर देखा हो तो वो होता है मास इंटू डिस्टेंस। ओ वाई, वाई एक्सिस से दूरी देखो आप, वाई 0 आएगी, प्लस अगले वाला देखता हूँ m इंटू, ओके सॉरी, ये होगा मेरे पास वाई एक्सिस से दूरी तो आ चुकी, ये गुना का निशान है यहाँ पे। जेड एक्सिस से दूरी देखो आप, जेड एक्सिस से दूरी कितनी है? ये है 3a/8। ऐसे होता है बेटा, अगर मान लिया आपकी बॉडी जो है वो यहाँ है, इस पॉइंट के ऊपर है, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए ये दूरी भी देखी जाती है और ये वाली दूरी भी देखी जाती है। यानी m इंटू, अगर ये वाली दूरी x है, सपोज दैट x, और ये वाली दूरी y है, x इंटू वाई, ऐसे होता है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। अगर यहाँ m मास का कोई पार्टिकल रखा है और ये वाली दूरी y है, ये x एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है, और y एक्सिस है। आपने मेरे लेक्चर के अंदर शुरू का तीसरा लेक्चर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन का ही है। तो ये कितना होएगा भाई? ये तो 0 हो चुका। आगे देखता हूँ मैं, डी के बाद अगर मैं ई की बात करता हूँ, ई प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मेरे पास होगा किसका? प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट किस किस के रिस्पेक्ट में है? ओ जेड एंड ओ एक्स। ओ जेड की बात कर लेते हैं हम भाई। तो मास तो हुआ मेरे पास कितना? m इंटू ओ जेड। ओ जेड के लिए दूरी कितनी है? आपको भी दिख रही है 3a/8। ओ एक्स के लिए दूरी कितनी है? आपको भी दिख रही है, x है, a है। तो e कितना निकल गया मेरे पास? ये निकला 3/8 ma² निकल गया ना। अगले वाले की बात कर लेते हैं, f की बात कर लेते हैं भाई। f मेरे पास क्या है? एक बार फिर देख लूँ, मैं इनको सारा नोट कर लूँ ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो। a बराबर है मेरे पास, फार्मूले के अंदर वैल्यू डाल दूंगा, रिजल्ट निकल जाएगा 2/5 ma²। b बराबर निकल गया 7/5 ma²। c बराबर निकल गया
7/5 ma²। डी बराबर कितना निकला हुआ है, डी की वैल्यू भी देख लेता हूँ। डी बराबर तो आया है 0। ई बराबर कितना निकल चुका, ई ये निकल कर के आया बेटा 3/8 ma²। अब मेरे को चाहिए एफ। अगले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखता हूँ भाई कितना है, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। पॉइंट तो मेरा यही है ना। एफ एक्स वाई प्लेन की बात करूँगा आपके बारे में, ओ एक्स ओ वाई। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द एफ। बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट, एक तो होगा ओ एक्स ओ वाई, सीधी सी बात है, यही बचे हुए हैं ओ एक्स एंड ओ वाई। चलो भाई, एफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मास इंटू एक्स एक्स से दूरी, देखो आप ए है ना, एक्स एक्स से दूरी तो हुई ए, वाई एक्स से दूरी देखो ना इस पॉइंट की, यहाँ से देख लो आप कितनी है, गुणा 0। तो एफ बराबर कितना निकल गया, 0 निकल गया ना। चलो मेरे पास मोमेंट ऑफ इलिप्सॉइड का फार्मूला क्या है। नाउ मोमेंट ऑफ इलिप्सॉइड का फार्मूला है मेरे पास ए x², बी y², सी z² माइनस के 2d yz माइनस के 2e xz माइनस 2f xy बराबर है कांस्टेंट। यही है ना। वैल्यू डालो आप, ए की वैल्यू डालो बेटा। ए की वैल्यू मेरे पास है, यहाँ डाल रहा हूँ वैल्यू नीचे, चलो यहीं डाल देता हूँ। ये हुआ 2/5 ma² x² प्लस बी की वैल्यू है 7/5 ma² y² प्लस 7/5 ma² z² माइनस डी तो 0 हो चुका क्योंकि डी की वैल्यू 0 है। एफ भी 0 हो चुका, ठीक है, ये एफ वाला पोर्शन भी 0 हो चुका। माइनस ई की बात कर लेते हैं। ई कितना है बेटा, ई है मेरे पास 3/8 a² ma² और ये कितना है xz बराबर किसके हैं, कांस्टेंट के हैं। यही है ना। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ अब मैं। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया बेटा 2/5 ma² x² प्लस 7/5 ma² y² प्लस 7/5 ma² z² माइनस 3/8 ma² xz बराबर कांस्टेंट सी ले लिया। तो एक काम करो आप भाई, इसको सॉल्व कर लो। ma² तो कॉमन आएगा, ma² तो कॉमन, ओके। यहाँ से कितना निकल गया 2/5 x², 7/5 y², 7/5 z², 3/8 xz बराबर सी। ये उधर जाने के बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। इसमें से आप 40 एलसीएम ले लो भाई, 8×5 40 एलसीएम ले लो यार। सीधी सी बात है, जब मैं इसको हल करूँगा ना, ये 2/5 x² प्लस के 7/5 y² प्लस के 7/5 z² माइनस के 3/8 xz बराबर डिवाइड करने के बाद कांस्टेंट बटे ma², ए रेडियस m मास कांस्टेंट है, बराबर कांस्टेंट ही होगा। सपोज दैट ए है, ए मान लिया मैंने। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा, यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों वाली इस कैलकुलेशन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसमें एलसीएम ले करके सॉल्व कर लो, वरना मेरा पूरा पेज ख़राब होगा। आपके पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा बेटा, वो ये निकल करके आएगा 2x² प्लस के 7 y² प्लस के z², आपको भी दिख रहा है। 5 एलसीएम लेते ही ये आ जाएगा, माइनस के 15/4 आएगा यहाँ, और ये होगा xz इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। और यही आपका आंसर है, यही आपको प्रूफ करना था, ओके। ये कैलकुलेशन जो है आप खुद कर सकते हो, देख रहा हूँ आपको दिख भी रहा है यार, ठीक है ना। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल
and the name of my channel is Mathematician Wings. Okay, bye.